तो चलो शुरू करते हैं आज की फिर से दूसरी मशीन लर्निंग क्लास, जिसमें आज हम लोग फिर से पाइथन का बेसिक सी लेंगे पिछले से। उसके पहले बस मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है savlabs.com। वेबसाइट में कुछ नहीं है, खाली कंटेंट है कि क्या क्या पढ़ा सकते हैं, क्या क्या नहीं पढ़ा सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली ऐसे ही करेंगे, पहले पाइथन करेंगे, फिर मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग और उसके बाद कोडिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन। ये तो मेरे बारे में फर्जीवाड़ा लिखा है। फिर कुछ वीडियोस एक्स्ट्रा हैं जो डालता रहता हूँ मैं यूट्यूब पर, वो भी इधर आते रहते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो इस फॉर्म पे भर के भेजो और फॉर्म पे भर के भेजो और देखते हैं उसका क्या कर सकते हैं। ओके। अ, अगर आपको व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये व्हाट्सएप का ग्रुप है। तो इस पे मैं जो भी वीडियो डालता हूँ या जब भी क्लास होती है तो मैं इस पे अपडेट कर देता हूँ। आप लोग चाहो तो इस पे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके। ये हो गया काम व्हाट्सएप का, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले उसको देख लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, न्यू शेयर। ये हैं आज के हमारे टॉपिक्स जो कि हैं लास्ट टाइम से जो शुरू किया था उसका, मतलब लास्ट टाइम क्या किया था, उसके बाद एक्सपोनेंट एंड इंटीजर डिवीजन एंड मॉडुलस ऑन फ्लोटिंग पॉइंट्स। मतलब बेसिकली हम लोग जो लास्ट टाइम पढ़ा था तो उसी के ऊपर हम लोग कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और स्ट्रिंग के ऊपर कैसे काम करते हैं, उनके ऊपर कौन कौन से ऑपरेटर लगते हैं। हम लोग थोड़ी सी एरर हैंडलिंग करेंगे, एरर मैसेज टाइप एरर क्या आती है, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसको देखते हैं। फिर कुछ फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे बेसिक, जैसे टाइप इंट फ्लोट str। एक स्पेशल केस भी होगा कन्वर्जन करने का, और हमें कन्वर्जन करने की जरूरत क्यों पड़ती है डेटा टाइप्स की, वो डिस्कस करेंगे। और आखिरी में कि कैसे यूजर से इनपुट लेना है और कुछ जेनरिक फंक्शन जो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में काफी कॉमन यूज करते हैं। आखिरी में कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में, और कुछ एक दो सैंपल प्रॉब्लम्स करेंगे। ये है आज का सिलेबस। ठीक है। मैं अब इसको आ जाता हूँ अपनी ओरिजिनल पर। तो यहीं से शुरू करते हैं। तो ये लास्ट क्लास की नोटबुक है जो शेयर्ड है पिछले वीडियो में। इसमें हम लोगों ने देखा था कि पाइथन में मतलब कैलकुलेटर की तरह काम करता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑपरेटर्स हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देखे थे, कुछ 3 हमने एक्स्ट्रा देखे थे, एक्सपोनेंट, मॉडुलस और इंटीजर डिवीजन। बाकी सब प्लस माइनस डिवीजन इंटूज थे। फिर हमने देखा था इवेल्युएट कैसे होता है एक एक्सप्रेशन, सिंपल बॉड मास का रूल है, पाइथन में सब कुछ लेफ्ट टू राइट जाता है। 3 तरह के डेटा टाइप्स हमने देखे थे। स्ट्रिंग को हमने देखा था 3 तरीके से बना सकते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट, तीनों की रिक्वायरमेंट क्या थी ये भी हमने डिस्कस किया था। फिर हमने वेरिएबल्स की बात करी थी, मैंने एग्जांपल दिया था कि ये एक अमेजन का डब्बा है, अमेजन के डब्बे में कुछ भी आ सकता है, तो पाइथन के वेरिएबल में कुछ भी जा सकता है जो कि डिफरेंट है सी, सी प्लस प्लस और जावा, या फिर और भी जो भी स्टैटिस्टिकली टाइप लैंग्वेज है उनसे। ठीक है। और हम लोगों ने एक सिंपल इंटरेस्ट निकालने का प्रोग्राम किया था। तो आज हम उसी को एक्सटेंड करते हैं। पहली जो मतलब की रिक्वायरमेंट है, जो पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है वो क्या आती है? हमारे पास ये आती है कि हम लोगों ने जो देखा था, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, तो हमने देखा था खाली इंटीजर के ऊपर, हम लोगों ने फ्लोट के ऊपर उतना काम नहीं किया था। और हम लोगों ने जो ऑपरेटर्स देखे थे वो अपने इंटीजर्स के ऊपर ही देखे थे। तो सेम ऑपरेटर्स फ्लोट के ऊपर भी काम करते हैं, बस उनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है। तो बिहेवियर कैसे डिफरेंट होता है? जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और एडिशन ये हम फ्लोट के ऊपर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2.0 इंटू 2.0 इंटू 3.5। इसको मैं रन करता हूँ तो मेरे पास आप देखोगे कि अच्छा अभी ये एलोकेट हो रहा है। इनिशियलाइजिंग गूगल कोलैब के साथ ये दिक्कत है, जब आप पहली बार कनेक्ट करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो 2.0 इंटू 3.5 7.0 आ गया। तो मेरे पास आउटपुट भी फ्लोट में आया है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में ही आया है। मैं ऐड भी करूंगा तो भी मेरे पास आउटपुट फ्लोटिंग पॉइंट में ही आएगा। तो जब भी मैं फ्लोटिंग पॉइंट का काम करूंगा मेरे पास आउटपुट फ्लोटिंग पॉइंट में ही आएगा। ओके। फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन सब कुछ वैसे ही काम करेगा। मैं 7.5 डिवाइडेड बाई 3.5 भी करता हूँ तो मेरे पास फ्लोटिंग में ही वो आएगा। मैं थोड़ी यहाँ पर टेक्स्ट कोड सेल्स ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखो मेरे पास एक पूरा फ्लोटिंग पॉइंट पूरा नंबर आ गया है। फ्लोटिंग पॉइंट में एक चीज जो मैं बताना भूल गया था वो था कि एक एरर आती है। जैसे मैं करता हूँ 0.1 प्लस 0.2। ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ एक वेरिएबल में ए नाम से।
a इक्वल टू 0.1 प्लस 0.2, ठीक है। अब मैं अगर प्रिंट ए करता हूँ, मैं ए को अगर प्रिंट करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे पास जो आउटपुट आया वो आया 0.30000004। ये क्यों आया है? तो ये एक इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग इंटीजर्स को तो अपने प्रोसेसर में, अपने कंप्यूटर में फेयरली इजीली रख सकते हैं, ओके, फेयरली इजीली रख सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास क्या है, जैसे मान लो मेरे पास आया 2, तो 2 क्या होगा, इसको बाइनरी में कर सकता हूँ 10। मेरे पास आया 128, इसका मैं बाइनरी में कर सकता हूँ 11111111। तो मेरे पास एक बिट है, एक बिट की वही वैल्यू है 0 या 1, मेरे उसमें कंप्यूटर की मेमोरी उसमें सेव कर सकता हूँ। बट जब मैं यहाँ पर आ गया 2.14, ठीक है, तो इसको सेव करने के लिए मेरे पास कोई डायरेक्ट वे नहीं है। मेरे पास कोई डायरेक्ट वे नहीं है कि मेरे पास अगर मैं इन सब की बिट्स को फिल कर दूं किसी वैल्यू से 0 और 1 से, तो मेरे पास डायरेक्टली 2.14 आ जाए, ऐसा कोई वे नहीं है। इसको रिप्रेजेंट करना टफ है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए IEEE क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स बनाती है। तो उसी ने स्टैंडर्ड बनाया कि अगर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो आप उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं अपने सिंपल इस मेथड में। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है इसमें चीजें क्लियर नहीं होती है। इसने बता दिया कि ये स्टैंडर्ड है। जैसे स्टैंडर्ड क्या हो गया, जैसे एग्जांपल लेता हूं इसका, मैकडी का, ठीक है। अब मैकडी का एक स्टैंडर्ड है, मैकडॉनल्ड्स का एक स्टैंडर्ड है बर्गर का। तो उसने कहा कि भाई एक बर्गर होगा तो बर्गर कैसे बनेगा, उसकी पैटी इतनी विड्थ की होगी, उसका जो बंद होगा वो इस जगह से आएगा, इस पर्टिकुलर जगह से सोर्स होगा, और उसको इतनी देर तक आपको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद बंद के ऊपर उसकी लेयरिंग कैसे होगी, नीचे क्या होगा, चीज कौन सी लेयर पे लगाई जाएगी, ये सब फिक्स है। और आप बर्गर की बात करो मैकडी में, तो उसके बाथरूम भी कैसे साफ होना है उसका पूरा तरीका है। तो ये मैकडी ने स्टैंडर्ड बना दिया। अब वो आई इंडिया में। अब मैकडी के बर्गर में पहले होती थी भाई बीफ, काऊ, ठीक, और पोर्क, ये सब होता था। इंडिया में तो नहीं चलेगा, तो इंडिया के लिए उन्होंने नए बर्गर बनाए। कौन सा, आलू पैटीज, तो जो 25 रुपए वाला आता है, आलू पैटी वाला बर्गर, क्या कहते हैं मैं नाम भूल गया हूँ, तो जो भी कहते हैं, तो उन्होंने वो बनाया। यहाँ के लिए पनीर का बर्गर बनाया। तो ये बर्गर बनाने की उसने कहा कि ठीक है मेरा ये स्टैंडर्ड है, चीज यहाँ पर है, ये रहेगी, तो उसी स्टैंडर्ड को इन्होंने यहाँ के हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर लिया इंडिया के हिसाब से। तो यही काम होता है। IEEE ने भी एक स्टैंडर्ड बना दिया कि आपको फ्लोटिंग पॉइंट को ऐसे स्टोर करना है। बट वो स्टोर करने के तरीके के बाद जो भी लैंग्वेजेस जब उसको इंप्लीमेंट करती हैं तो वो कोशिश तो करती है पूरी करे, बट हर कोई एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि किस चीज के ऊपर स्टैंडर्ड सेट होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास जैसे फ्लोट के लिए सी में 4 बाइट्स होती हैं, ओके, जावा में मेरे ख्याल से 8 होती है या 4 होती है, मतलब कंफर्म नहीं हूं मैं, 4 या 8 भी होती है, ठीक है। तो अब जब मुझे उसी इंफॉर्मेशन को 8 बाइट में स्टोर करना है, जब मुझे उसी इंफॉर्मेशन को 4 बाइट में स्टोर करना है, ठीक है। मान लो कि मेरे पास हैरी पॉटर की बुक आ गई, ठीक है। अब हैरी पॉटर की बुक के अलग अलग वर्जन आते हैं। पहला वर्जन आता है पेपर बैक, जिसका कवर एकदम पेपर का ही होता है। दूसरा आता है हार्ड कवर, ठीक है, और हार्ड कवर का कवर गत्ते का होता है, मोटा होता है। तो होता क्या है कि पेपर बैक का प्राइस लो होता है, हार्ड कवर का प्राइस हाई होता है। इसका रीजन एक तो हो गया कि क्वालिटी के ऊपर, दूसरी बात होती है कि जब भी पेपर बैक का कवर आता है तो उसके वर्ड्स बहुत पास पास लिखे होते हैं, और हार्ड कवर में वर्ड्स दूर दूर लिखे होते हैं। तो आपके पास इंफॉर्मेशन हैरी पॉटर नॉवल उतना ही बड़ा है, लेकिन आपको उसे वहां पर 250 पन्ने में स्टोर करना है, वहीं पर यहाँ पर आपको 400 पन्ने मिल रहे हैं। जब 400 पन्नों में आप स्टोर कर रहे हो तो आप उसे अच्छे से सेव करोगे, अच्छे से प्रिंट करोगे। जब आपको 200 पन्ने में स्टोर करना है तो आप उसे जल्दी जल्दी छोटे छोटे में स्टोर करोगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये यही है कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन, मेरे पास नंबर आ गया, यही नंबर आ गया 2.1482571143। अब ये दिखा तो यहाँ रहा है, बट जब मैं उसे सी में स्टोर करने जाऊंगा तो हो सकता है कि खाली 2.14571 तक को माने कि इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बाद की डिजिट्स नहीं ठीक से सेव होंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मैं जावा में जाता हूँ, जावा कहता है नहीं मुझे पूरा चाहिए, तभी उसके में 8 बाइट लगती है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन की हिंदी क्या होती है, कितना सटीक है, कितना सटीक है। तो कितना सटीक है वो मेरा डिपेंड होता है कि मैं कितनी बाइट में स्टोर कर रहा हूँ। हर लैंग्वेज डिफरेंट होता है। अभी एक स्टैंडर्ड बन रहा है, मतलब बन ही चुका है लगभग, लेकिन तब भी फ्लोट के लिए कुछ भी फिक्स नहीं है।
तो फ्लोट के साथ बाद में दिक्कत और आएगी, वो हम देखेंगे, बट अभी के लिए ये जान लो कि आपने 0.1 प्लस 0.2 किया तो आप इसका आउटपुट 0.3 एक्सपेक्ट ना करो, इसका आउटपुट कुछ और भी हो सकता है। तो ये जो है इसने इतना लंबा पाइथन ने स्टोर किया है और आखिरी की एक डिजिट इसने 4 इसमें एक्स्ट्रा आ गई है। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमारे पास प्रिसाइज, एकदम प्रिसाइज नहीं हो सकते। हम कह सकते हैं कि ठीक है ये 4 डिजिट तक प्रिसाइज रहेगा, मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक, कहीं पर डेसिमल के बाद 8 डिजिट तक, कहीं पर 25 डिजिट तक। जैसे भाई मैं काम कर रहा हूं बैंक में, ठीक है, तो बैंक में मेरे पास रुपए के बाद 100 ही पैसे हो सकते हैं, तो मुझे बस 2 डिजिट तक का प्रिसीजन चाहिए। बट अगर मैं कहीं एस्ट्रोफिजिक्स में काम कर रहा हूँ या फिर मैं बेसिक फिजिक्स में काम कर रहा हूँ जहां पर मैं इलेक्ट्रॉन का मास निकाल रहा हूँ, तो वहां पर मुझे भाई 25 डिजिट तक का प्रिसीजन चाहिए। तो वहां पर मैं सिंपल फ्लोट नहीं यूज करूंगा, मैं एक दूसरा वर्जन यूज करूंगा उसका, तो ज्यादा प्रिसाइज होगा। या फिर मैं कोई ऐसी लैंग्वेज यूज करूंगा जहां पर फ्लोटिंग को ज्यादा प्रिसीजन मिलता है। तो ये चीज मैं डिस्कस करना चाहता था कि कई बार आता हो सकता है इंटरव्यू में पूछ ले या ना पूछ ले, आपको रीजन पता होना चाहिए। यहाँ पे 0.3 की जगह 0.30004 क्यों है, ये 4 कहाँ से आया? ये 4 आया है इम्प्लीमेंटेशन से। IEEE का जो भी हमारा स्टैंडर्ड था 754, IEEE 754, उसके ऊपर से इम्प्लीमेंटेशन आया है। ओके, तो ये थी छोटी सी हिस्ट्री फ्लोट की। अभी हम लोग आगे भी एक बार जब कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखेंगे तो हम लोग फ्लोट को फिर से एक बार कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन मेरे पास, मैथमेटिकल ऑपरेटर सारे मेरे पास फ्लोट में भी अवेलेबल हैं। दूसरी चीज जो है कि 3 ऑपरेटर्स हमने एक्स्ट्रा देखे थे। कौन कौन से देखे थे हमने? इंटीजर डिवीजन, मॉडुलस और एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अब एक्सपोनेंट का ऐसे कोई मैटर, मतलब पहले हम एक्सपोनेंट उठाते हैं। तो डबल एस्ट्रिक का मैं अगर लिखूं 2.5 की पावर, सॉरी 2 की पावर 3.5, तो इसका क्या मीनिंग बनता है? तो इसका आइडियली तो कुछ मीनिंग बनता नहीं भाई यार, हाफ में पावर क्या हो सकती है, बट 3.5 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 7/2। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर पावर 2 है और ये हो जाएगा 2 की पावर 7, तो ये मेरे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 128। तो इस तरह ये फ्लोट का एक्सपोनेंट भी कैलकुलेट कर लेता है। इसको मैं रन करता हूं और देखो अगर आपके पास वैल्यू आई है 11.313704, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 128 है। अब मुझे कैसे पता? मुझे ऐसे पता है कि 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ये 11 से बड़ा है, थोड़ा सा ही बड़ा है, तो ये सही वैल्यू आई है। मतलब मैं गेस मार रहा हूँ, हर जगह एकदम एक्यूरेट वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी मेरा फ्लोट में काम करता है। वो कैसे काम करता है? वो पहले उसकी ऊपर वाली पावर निकालता है, उसके बाद वो उसका nth रूट निकाल लेता है जो भी उसकी लोअर पावर में होता है। ऐसे ही दूसरा क्या है, मॉडुलस। मैंने किया 2.5 मॉडुलस ऑफ 2, तो मैं 2.5 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आना चाहिए भाई, 2 1 2 और 0.5 मेरे पास बच गया मॉडुलस। मेरे पास देखोगे तो मेरे पास 0.5 मेरे पास रिमाइंडर आ गया है, ये मेरे पास रिमाइंडर 0.5 आ गया है, तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, तीसरा ऑपरेटर इंटीजर डिवीजन। तो अगर मैं करता, इंटीजर डिवीजन में क्या था, मेरा आउटपुट हमेशा इंटीजर में आता था, बट यहाँ पर फ्लोट के साथ आते ही सारा काम मेरा चेंज हो जाता है। जैसे हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में देखा कि अगर मैं फ्लोट के ऊपर कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ तो मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है वो फ्लोट में आ रहा है, तो ऐसे ही इंटीजर डिवीजन में भी भले ऑपरेटर इंटीजर डिवीजन है बट वो आउटपुट मेरे को फ्लोट में ही देगा। एग्जाम्पल के लिए 4 डिवाइडेड बाई 2 मैं 3 करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 4 डिवाइड बाई 3 करूंगा तो मेरे पास आएगा 1, ठीक है, 3 1 जा 3। बट अगर मैं 4 डिवाइडेड बाई 3.0 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1.0। काम करेगा, तीनों ऑपरेटर्स काम करेंगे, एक्सपोनेंट भी काम करेगा, इंटीजर भी डिवीजन भी काम करेगा और मॉडुलस भी काम करेगा, बट उसमें आपको देखना पड़ेगा कैसे काम कर रहा है। प्रेफरेबल है कि यूज ना करो, मतलब कि ऐसी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें फ्लोट के ऊपर कर रहे हो तो कुछ दिक्कत आ जाती है, बट हाँ मतलब कि कोई ज्यादा बात नहीं करता, ये तीनों ऑपरेटर्स इस पे भी काम करते हैं। ओके, तो हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स अपने इसके ऊपर भी देख लिए हैं, फ्लोटिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब मैं इन्हीं को स्ट्रिंग के ऊपर देखता हूँ, हम लोगों ने स्ट्रिंग के ऊपर नहीं देखे, तो स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या ऑपरेटर, अभी तक देखो हम लोग नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे, फ्लोट को इंटीजर से कर रहे थे, इंटीजर को फ्लोट से कर रहे थे, इंटीजर को इंटीजर से कर रहे थे, फ्लोट को फ्लोट से कर रहे थे। अब हम लोग स्ट्रिंग में आ गए,
तो पहले हम सिंपल करते हैं। हम सिंपल पहले दो स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं। तो मैं अपना एक नाम बनाता हूं, a इक्वल टू आशु, ठीक है, और b इक्वल टू तोष। अब मैं लेता हूं c इक्वल टू a प्लस b, ठीक, और मैं आउटपुट देखता हूं क्या हो गया इसको। अच्छा, आउटपुट चल रहा है, वो प्रिंट नहीं कर रहा है। प्रिंट के लिए याद करो लास्ट लाइन में होना चाहिए सी। तो ये देखो मेरे पास आउटपुट आ गया है आशुतोष। इसने क्या किया, इसने दो स्ट्रिंग को आशु और तोष को एक साथ कर दिया। तो प्लस यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन काम कर रहा है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या है, दो स्ट्रिंग को सीधे चिपका दो। आपके पास ये बॉक्स था, आपके पास ये बॉक्स है स्ट्रिंग टाइप का, दोनों को प्लस किया, आपके पास एक बॉक्स हो गया आशु तोष, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आई है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, जो जहां पर खत्म हुआ वहीं से नेक्स्ट अगला शुरू हो गया है। तो ये प्लस ऑपरेटर यहाँ पर ये ओवरलोडेड है। ओवरलोडेड है कि अगर स्ट्रिंग के दो आते हैं तो मतलब कि उन्हें कॉन्केटिनेट करना है, क्योंकि आशु प्लस तोष करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैथमेटिकली अगर तुम देखो तो तुमने प्लस खाली मैथमेटिक्स में नंबर्स के लिए यूज किया हुआ है, तो उनको प्लस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट एक जेनरिक कन्वेंशन आता है कि हाँ ठीक है, दो स्ट्रिंग अगर तुम ऐड कर रहे हो तो उनको चिपका दो, ठीक है। अब यहीं पर मैं दूसरा करता हूं, आशु माइनस, सॉरी a प्लस बी था, मैं करता हूं d इक्वल टू a माइनस बी, और मैं d को प्रिंट करता हूं, ओके। तो यहां पर अब कुछ नया आया जो हमने अभी तक कभी देखा नहीं था। पहली चीज है, पढ़ते हैं, पढ़ाई बहुत जरूरी है। टाइप एरर, तो यहाँ कहीं एरर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर लास्ट में भी एरर लिखा हुआ है, ओके। अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर माइनस str एंड str। तो अगर मैं इसी को हिंदी में करूं तो ये कहता है कि भाई साहब ऑपरेंड टाइप निगेटिव, निगेटिव अनसपोर्टेड है, किसके लिए, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के लिए। तो मैं एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से माइनस नहीं कर सकता हूं, और अगर लॉजिकली सोचूं तो इसका कोई मतलब भी नहीं बनता है। मैं आशु माइनस तोष कर रहा हूं, इसका क्या मतलब है, मैं क्या मतलब इसमें से मैं क्या हटाऊं, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा। तो इसीलिए अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर माइनस str एंड str। तो पहली चीज है, फिर से एक बार देखते हैं, आपको समझ में आ गया कि ये गड़बड़ है। स्ट्रिंग के ऊपर निगेटिव काम नहीं करता है, स्ट्रिंग के ऊपर, दो स्ट्रिंग्स के ऊपर पॉजिटिव काम करता है, दो स्ट्रिंग्स के ऊपर निगेटिव काम नहीं करता है। तो अब मेरे पास क्या आता है, अब ये जो चीज आई है ये एरर है, ये एक एरर है। एरर क्यों है भाई, यहाँ लिखा हुआ एरर है। अब पाइथन में जब आप कोडिंग करोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपके पास डिफरेंट टाइप्स की एरर आएंगी, आप डिफरेंट टाइप के काम करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये एरर आपको बताती है आपने अपने कोड में कहां पर क्या गलती करी है, ठीक है। तो ये बताती है, पहली चीज तो बताती है क्या गलती करी है। तो इसने बताया कि भैया माइनस str और str के ऊपर काम नहीं करता है। उसके बाद है टाइप एरर। तो बहुत डिफरेंट टाइप की एरर्स होती हैं। टाइप एरर यहां पर है, टाइप का मतलब है डेटा टाइप, कि ये जो एरर है ये डेटा टाइप की एरर है। तो जब भी आपके पास कहीं पर भी टाइप एरर दिखे, तुरंत समझ जाओ कहीं ना कहीं डेटा टाइप के साथ कोई झोल हुआ है। डेटा टाइप के साथ कोई झोल हुआ है, आपको जो काम करना है, आपको जो ठीक करने के लिए जो काम करना पड़ेगा वो डेटा टाइप में करना पड़ेगा। उसके बाद ये बताता है कौन सी लाइन पर है। ये देखो एरो दिख रहा है, एरो, एरो बता रहा है डी इक्वल टू ए माइनस बी लाइन पर एरर है। क्यों, क्योंकि ये भी str है, ये भी str है। str के साथ str निगेटिव, str एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग को घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहीं पर ये भी है सर्च स्क्वायर, सर्च स्टैक ओवरफ्लो। तो अगर कोई जनरिक एरर है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप यहीं से सर्च कर सकते हो। ये गूगल कोलैब की एक फंक्शनलिटी है, ओके। तो फिर से देखो, एरर आई है, किस लाइन पर आई है, क्या एरर है। तो टाइप एरर को जनरिक बता देगा किस टाइप की एरर है। तो मुझे पता चल गया कि भैया स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग नहीं कर सकता, तो मैं इस कोड को हटा दूंगा अपने कोड से, या फिर इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो स्ट्रिंग के साथ निगेटिव नहीं हो सकता है। अब मैं करता हूं ए मल्टीप्लाइड बाई बी, आशु मल्टीप्लाइड बाई तोष। तो मेरे पास देखो फिर से टाइप एरर आई है, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप str।
अब ये कुछ अलग बता रहा है, मल्टीप्लीकेशन का हम देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। बट स्ट्रिंग जो है हमारी, उसको हम लोग सीक्वेंस भी बोलते हैं। सीक्वेंस क्यों बोलते हैं? सीक्वेंस एक क्लास ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में, जो एक सिमिलर पैटर्न पे काम करते हैं। जैसे स्ट्रिंग है वैसे ही हमारे पास लिस्ट होती है, सेट होता है, टपल होता है, ये सब होता है, वो सब बात डिस्कस करेंगे। तो सीक्वेंस मतलब हो गई ये मेरे पास ए नॉन इंट ऑफ टाइप str, तो मैं एक सीक्वेंस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं नॉन इंट से, मतलब यहां पर मेरे पास इंटीजर होना चाहिए था, लेकिन यहां पर इंटीजर नहीं है, तो फिर से टाइप एरर है। क्यों? इंटीजर होना चाहिए था, इंटीजर नहीं है, तो स्ट्रिंग में मतलब कुछ डेटा टाइप में झोल है। तो हम लोग दो स्ट्रिंग को भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ए डिवाइडेड बाई बी के साथ भी सेम है, इसमें भी हमारे पास जो पहले एरर आई थी वही आएगी कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप स्लैश str and str। तो हमारी तो समझ आएगी कि प्लस काम करता है, माइनस और मल्टीप्लिकेशन स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नहीं काम करता है। सॉरी, माइनस और डिवीजन स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नहीं काम करता क्योंकि अनसपोर्टेड है। मल्टीप्लिकेशन के साथ कुछ नया आया था, अनसपोर्टेड टाइप ऑफ नॉन इंट। तो हम देख लेते हैं ये क्या आता है। तो यहां पर मैंने लिखा आशु, ठीक है, और इसने कहा कि दूसरा वाला आपका इंटीजर होना चाहिए, तो मैंने आशु कर दिया 3.0 करूं। कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस में नॉन इंट ऑफ टाइप फ्लोट, तो कह रहा है नहीं भाई फ्लोट से भी नहीं कर सकते, नॉन इंट से क्यों मल्टीप्लाई करो भैया, इंट से मल्टीप्लाई करो, बोल बोल के मैं थक गया हूं। तो हमने कहा ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से। तो ये देखो ये क्या हुआ मेरे साथ, आशु आशु आशु, जितनी बार मल्टीप्लाई किया है उतनी बार ये स्ट्रिंग रेप्लिकेट हो गई है। तो अगर मैं इसको 100 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आशु 100 बार आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 0 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये देखने वाली बात है। तो हम 0 से भी कर लेते हैं, आशु इंटू 0। नेम आशु, सॉरी तो वेरिएबल हो गया ना, तो मेरे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई है। तो अगर मुझे किसी स्ट्रिंग को एम्प्टी करना हो तो 0 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर मुझे रेप्लिकेट करना है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, फ्लोट नहीं चलेगा, ठीक है। इंटीजर से डिवीजन भी नहीं चलेगा। सेकेंड क्या हो गया, बुक मार्क क्यों बनाने लगा भाई, कंट्रोल शिफ्ट एम था शायद नेक्स्ट का, कंट्रोल एम बी, ठीक है। अगर मैं इसको इंटीजर से डिवाइड करता हूं तो भी नहीं चलेगा, मेरे पास टाइप एरर आ जाएगी। ये देखो अनसपोर्टेड टाइप स्लैश फॉर स्ट्रिंग एंड इंट, टाइप एरर मतलब कि कहीं डेटा टाइप का झोल है। तो ये स्ट्रिंग भी हमारी हो गई है। तो हमारे जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं वो सब स्ट्रिंग के ऊपर भी काम करते हैं। एक्सपोनेंशियल का कोई मतलब नहीं है इसमें भी। फिर से हम करते हैं आशु की पावर 2, तो मेरे पास फिर से टाइप एरर आ गई है, ये क्यों हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं नीचे और कोड सेल्स ऐड कर लेता हूँ। तो हमने अपने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देख लिए हैं। स्ट्रिंग के ऊपर हम ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटीजर से, फ्लोट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरर आती है। एरर मैसेज को हम लोग कैसे रीड करते हैं, टाइप एरर है, ठीक है। टाइप एरर होती है, और टाइप एरर को हम लोग कैसे रीड करते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, वो अभी हमने देखा। अब जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास कुछ फंक्शंस है। पहली चीज रिक्वायरमेंट आती है कि भाई मेरे पास इंटीजर है ना, मेरे पास इंटीजर है, मुझे उसे स्ट्रिंग में बदलना है। मेरे पास इंटीजर है, मुझे उसे स्ट्रिंग में बदलना है। मेरे पास फ्लोट है, मुझे उसे स्ट्रिंग में बदलना है। मेरे पास स्ट्रिंग है, मुझे उसे इंट में बदलना है। मेरे पास कुछ और है, मुझे उसे फ्लोट में बदलना है। मान लो स्ट्रिंग है, इंटीजर को मुझे फ्लोट में बदलना है, ठीक है। तो मेरे पास एक तो ये सारे ऑपरेशन होते हैं कि मुझे ये वाला काम करना होता है। पर बात आती है कि मुझे काम क्यों करना है, राइट, मुझे काम क्यों करना पड़ेगा। तो होता है ऐसा है कि आपने कोई बहुत लंबा कोड लिखा 250 लाइन का, ठीक है, यहां पर एरर आ गई, टाइप एरर, कि
दो ऑपरेंड है वही, मतलब कि स्लैश अनसपोर्टेड फॉर एसटीआर एंड इंट, कि स्लैश ऑपरेटर है वो अनसपोर्टेड है स्ट्रिंग और इंट के लिए। ओके, तो ये मेरे पास एरर आ गई। तो अब आपको, आपने यहाँ पे दो वेरिएबल आपने ले रखा था, एक वेरिएबल ले रखा था आपने इंटरेस्ट और एक वेरिएबल ले रखा था आपने रेट। ठीक है, तो अब आपको पता नहीं कि ये जो वेरिएबल है ये किस डेटा टाइप का है और ये वेरिएबल किस डेटा टाइप का है। तो क्या एक कोड के बीच में आया है, जब आपने वेरिएबल डिफाइन किया तो उसके बीच में वेरिएबल 3-4 बार बदल सकता है, 3-4 बार बदल सकता है। तो भाई यहाँ पर फाइनली क्या, इस पर्टिकुलर लाइन पर इस डेटा टाइप का टाइप क्या है, इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा। मैं रिक्वायरमेंट के आगे मेरे पास कोई वेरिएबल का नाम आया, उसका नाम आ गया हाथी, मुझे ये पता करना है कि भैया हाथी का डेटा टाइप क्या है, ये मैं कैसे पता करूंगा। तो पहले इस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं। इसके लिए पाइथन में आपके पास एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नाम होता है टाइप। ठीक है, टाइप फंक्शन। अब कुछ चीजें फंक्शन की याद कर लो कि फंक्शन है, तो फंक्शन को यूज करने का जो तरीका है, फंक्शन को यूज करने का तरीके में आपके पास हमेशा पैरेंथेसिस आएगी। ठीक है, मतलब कैसे होगा ये आपके पास, फंक्शन नेम और उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद इसके अंदर आप देते हो इसको जो भी आपको इनपुट देना होता है। अभी हम लोग फंक्शन में बात करेंगे, अभी के लिए टाइप का बता देता हूँ कि तो टाइप भी क्या है, देखो फंक्शन है, फंक्शन का नाम है टाइप, इसके अंदर आपको इनपुट, इसके अंदर आपको अपना वेरिएबल देना पड़ेगा हाथी। ये मुझे बताएगा कि इसका डेटा टाइप क्या है, हाथी का डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले एक अपना वेरिएबल बना लेता हूं, हाथी इक्वल टू 876.45। ठीक है, ये मेरे पास हाथी का वेरिएबल हो गया है। अब बीच में कुछ काम हुआ, मुझे आखिरी पता करना है हाथी का टाइप क्या है, तो मैं टाइप और हाथी लिख दूंगा और इसको जब मैं रन करूंगा तो मेरा जो आउटपुट आएगा, देखो इसने बता दिया कि ये फ्लोट डेटा टाइप है। यहीं पर अगर मैं हाथी की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, हाथी इक्वल टू आशुतोष कर देता हूँ, तो अगर मैं टाइप हाथी करता हूँ तो मेरे पास अब आउटपुट आएगा एसटीआर। तो ये जो टाइप फंक्शन है ये मुझे बताता है कि हम लोग किस डेटा टाइप पे काम कर रहे हैं। इंटीजर के लिए भी देख लेते हैं, आप चाहो तो इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पास कर दो, मैंने 10 पास कर दी तो ये 10 को भी इसने इंटीजर बता दिया। ठीक है, मैं कर देता हूँ टाइप 10.5, तो ये मुझे फ्लोट बता देगा। तो टाइप फंक्शन की हेल्प से हम पता करते हैं कि हमारा डेटा टाइप क्या है। तो पहली रिक्वायरमेंट तो हमने सॉल्व कर ली कि हमने एक बड़ा प्रोग्राम लिखा है, बीच में हमारे पास टाइप एरर आई है और उस टाइप एरर के आने के बाद हमें पता करना है हमारा जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है। दूसरी रिक्वायरमेंट आता है, दूसरी रिक्वायरमेंट मैंने कहा कि मुझे कभी इंट से उसमें बदलना है, इंट से स्टोर में बदलना, इंट से स्ट्रिंग में बदलना है, और मतलब कि फ्लोट को फ्लोट से इंट में बदलना है या किसी और से बदलना है। तो मेरे पास कन्वर्जन के लिए कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, तो फंक्शंस कैसे हैं, उन फंक्शंस के नाम पहले देख लेता हूं। मेरे पास है इंट, फ्लोट और एसटी। मेरे पास ये तीन फंक्शन है। ठीक है, मेरे पास ये तीन फंक्शंस है, इन तीन के अंदर मैं इनपुट देता हूं, तो जो भी मैं इनपुट दूंगा वो इनपुट को ये जो भी फंक्शन का नाम है उसमें बदल देगा। आउटपुट विल बी डेटा टाइप ऑफ फंक्शन नेम। मतलब अगर मैंने इंट में कुछ पास किया है तो मेरे पास वो इंटीजर में बदल जाएगा, तो मैंने अगर फ्लोट में पास किया तो वो फ्लोट में बदल जाएगा, अगर किसी और में पास किया तो किसी और में, स्ट्रिंग में पास किया तो स्ट्रिंग में बदल जाएगा। एग्जांपल लेता हूं, मैंने फिर से लिया हाथी इक्वल टू 10.5। ओके, अब मैं इसको कर देता हूं इंट ऑफ हाथी, तो मेरे पास हाथी देखो आ गया 10। इसने इस फ्लोट को इंटीजर में बदल दिया है। एक बेटर एग्जांपल देता हूं मैं करता हूं इसको भी हाथी 2 इक्वल टू इंटीजर ऑफ हाथी, हाथी हाथी। ठीक है, और फिर मैं प्रिंट करता हूं टाइप ऑफ हाथी 2। तो ये टाइप बता दिया कि ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। सिमिलरली मैं लेता हूं, मैं सिंपल अपने सिंपल वेरिएबल लेता हूं, मैं ए लेता हूं 10 को। ठीक है, मैं बी करता हूं फ्लोट ऑफ ए, इनपुट मेरा ए है, आउटपुट मेरा फ्लोट टाइप का होगा, और मैं करता हूं टाइप ऑफ बी, तो देखो मेरे पास फ्लोट प्रिंट हो गया। तो इसने ए को लेकर उसे फ्लोट में बना दिया। अगर मैं बी को प्रिंट करता हूं तो अब देखोगे यहाँ पर एक डेसिमल आ गया है 10.0। और तीसरा इसी तरह मेरे पास स्ट्रिंग में है, मैंने ए इक्वल टू 10 लिया,
मैंने b इक्वल टू एस टी आर ऑफ ए किया, फिर मैं टाइप ऑफ b प्रिंट करता हूँ, तो मेरे पास आ जाता है एस टी आर, और मैं b को प्रिंट करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर जो मेरा 10 प्रिंट हुआ है इसमें सिंगल कोट्स आ गई है, इसने स्ट्रिंग में बदल दिया है। तो मेरे पास ये 3 फंक्शन है स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट में बदलने के लिए। मैं किसी इंटीजर और फ्लोट को मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग में बदल सकता हूँ बिना किसी झंझट के, मैं फ्लोट को इंटीजर में बदल सकता हूँ बिना किसी झंझट के। ठीक है, लिख देता हूँ, int comma float can be converted to str without any issue. Int can be converted to float and float can be converted to int without any issue. ठीक है, इशू कब आता है, कब मेरे पास दिक्कत आती है, जब मेरे पास दिक्कत आती है जब मैं स्ट्रिंग से इंट या स्ट्रिंग से फ्लोट में जाने की कोशिश करता हूं। तो पहले मैं लेता हूं a इक्वल टू 10.5, ठीक है, b इक्वल टू, मैं अब देखो ये स्ट्रिंग है, सिंगल कोट है, स्ट्रिंग है, देख के पहचान जाओ वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। फ्लोट a किया मैंने और मैंने b को प्रिंट किया, तो देखो b मेरे पास 10.5 आ गया और बिना किसी कोट्स के आया, तो मतलब कि ये है। ठीक है, मैं अब a इक्वल्स टू 10.5 है, मैं b इक्वल टू करता हूं इंट ऑफ a, ठीक है, और मैं b को प्रिंट करता हूं। तो यहां पर देखो एरर आ गई है, इनवैलिड लिटरल इंट विद बेस 10.5। तो अब हुआ क्या है कि ये 10.5 को इंटीजर में नहीं बदल पा रहा है। क्यों नहीं बदल पा रहा है? क्योंकि यहां पर ये डेसिमल आ गया है। अगर 10 होता तो ये सिंपल 10 बदल देता, अगर 12 होता तो ये 12 में बदल देता, बट बीच में डेसिमल आ गया है तो ये इसको इंटीजर में नहीं बदल पा रहा है। तो अगर हम स्ट्रिंग से इंटीजर में जाना चाहते हैं तो हमें ध्यान देना होगा कि कभी भी उसमें कोई भी नंबर्स के अलावा कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर ना हो। इफ कन्वर्टिंग str to int, make sure there is nothing other than numbers। अगर आप चाहो तो आप ये कर सकते हो कि a इक्वल्स टू 10.5 है तो पहले इसको फ्लोट में बदलो, फ्लोट a, फिर c इक्वल टू इंट b कर दो। तो फ्लोट से आप इंट में जा सकते हो, बट आप स्ट्रिंग से इंट डायरेक्टली नहीं जा सकते हो अगर उसमें नंबर के अलावा कुछ और है। ओके तो ये एक कन्वर्जन की बात ध्यान देने वाली थी कि आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। आपके पास 3 फंक्शन है, इंट, फ्लोट और str, और उनको यूज करने के बाद आप कन्वर्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। बस आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस में से किस में जा रहे हो। जनरली आपके पास इशू आता है जब आप स्ट्रिंग से फ्लोट या उसमें इंटीजर में जाते हो, और अगर कुछ और नंबर है तो नहीं हो पाएगा। इसमें कुछ चीजें और देख लेते हैं, जैसे मेरे पास आ गया माई str इक्वल टू आशु गॉट 10, ठीक है, और इसको मैं करता हूं इंट माई str, तो क्या आएगा? एरर आ जाएगी, सेम एरर, आशु गॉट 10। इसे समझ में नहीं आ रहा है इसको मैं क्या करूं, 10 को तो बदल दूंगा, इसको क्या करूं? तो अगर आप कन्वर्जन कर रहे हो तो ध्यान देखो कि आप नंबर के साथ ही कर रहे हो, किसी और के साथ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है कि हमें नंबर क्यों बदलना पड़ता है। मतलब कि रिक्वायरमेंट क्या थी हमारे पास कि मुझे इंट से str में जाना है, ठीक है, हाँ, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? अब रिक्वायरमेंट एक आती है कि भाई मुझे क्यों जाना है, क्यों मुझे इंट से str में जाना है, मुझे क्यों करना है ये सारा झंझट? मैं सिंपल इंट नहीं बनाऊं, मैं उसी के साथ काम करूं, मैं क्यों इंट से str में जाऊं? तो इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अभी तक जो हम लोग काम कर रहे थे, अभी तक हम लोगों ने जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया था PRT/100, तो उसमें मैं प्रिंसिपल की वैल्यू अपने हाथ से सेट कर रहा था, रेट की वैल्यू अपने हाथ से सेट कर रहा था, टाइम की वैल्यू अपने हाथ से सेट कर रहा था। बट रियल लाइफ में हम कभी भी वैल्यूज अपने हाथ से सेट नहीं करते हैं। यार मुझे PRT निकालना, जैसे आपने कैलकुलेटर देखा होगा, EMI के कैलकुलेटर होते हैं, ठीक है, EMI के कैलकुलेटर होते हैं इंटरनेट पर, कि अगर आपको कैलकुलेट करना है कि अगर आपने इतना % लोन लिया तो आपको कितनी EMI देनी पड़ेगी, तो उसमें वो एक ब्लैंक फील्ड देता है, ब्लैंक फील्ड देता है, कहता है आप इसमें अपना प्रिंसिपल अमाउंट डालो और रेट डालो और टाइम डालो, उसके हिसाब से मैं आपको अपनी EMI बता दूंगा कितनी आई।
तो हम कभी भी अपने आप से वैल्यू नहीं मांगते हैं, समझते हैं, हम हमेशा कहीं से वैल्यू लेते हैं, कहीं से हम वैल्यू इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट पर हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लेते हो, आप किसी सॉफ्टवेयर में हो जैसे जो IRCTC में आप वैल्यू डालते हो कि आपको कहाँ से स्टार्टिंग स्टेशन है, कहाँ से एंडिंग स्टेशन है, डेट क्या है, तो आप वैल्यू लेते हो किसी से। ठीक है, तो पाइथन में भी हम वैल्यू ले सकते हैं यूजर से, हम वैल्यू इनपुट ले सकते हैं। दिक्कत क्या है कि पाइथन से जब हम वैल्यू इनपुट लेते हैं तो सारी वैल्यूज मेरे पास स्ट्रिंग में ही होती है। ठीक है, मान लो मैंने प्रिंसिपल ले लिया, मैंने आर ले लिया, मैंने टी ले लिया, मेरे पास ये तीनों str टाइप के हैं। ठीक है, अब मैं अपना सिंपल इंटरेस्ट निकालने गया तो मेरे पास आया p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बट str और str तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकते हैं, ये तो हमने अभी देखा ऊपर। तो आगे दिक्कत, हम मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, इंट को इंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंट को फ्लोट से मल्टीप्लाई करते हैं, बस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से नहीं कर सकते। तो हमें इसे str में लेने के बाद इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर या फ्लोट। तो इसलिए हमें डेटा टाइप्स को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, और यही रीजन है कि हम लोगों ने अभी तक जो कहानी सीखी डेटा टाइप्स की वो क्यों सीखी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, तो इनपुट के लिए पाइथन में बहुत सिंपल सा फंक्शन है इनपुट। आप इनपुट लिख दो और वो आपसे मांग लेगा इनपुट। कैसे जानते हैं, देखते हैं। मैंने लिखा इनपुट, ठीक है, अब इसने यहाँ पर मुझे टेक्स्ट बॉक्स दे दिया, मैं इसके अंदर वैल्यू डाल सकता हूँ 10, इसने 10 प्रिंट कर दिया क्योंकि लास्ट लाइन है तो वो प्रिंट कर देगा। तो इनपुट में आप खाली एक इनपुट दे दो, वो आपको टेक्स्ट बॉक्स दे देख लेगा और आपको उसकी वैल्यू को यूज करना। इसकी वैल्यू मैं यूज कैसे करूं, मुझे प्रिंसिपल लेना है, मैंने ले लिया प्रिंसिपल इक्वल टू इनपुट। ठीक है, इसने वैल्यू मांगी, मैंने अपना प्रिंसिपल दे दिया 10,000 रुपए। ठीक है, अब मैं अगर प्रिंसिपल को पुट करूंगा तो मेरे पास देखोगे तुम कि मेरे पास प्रिंसिपल के अंदर 10,000 वैल्यू आ गई है, और ये सिंगल कोट्स में है। सिंगल कोट्स का मतलब क्या है, सिंगल कोट्स का मतलब है कि स्ट्रिंग में है, अब मुझे इसे बदलना पड़ेगा। तो जब भी आपको यूजर से इनपुट लेना हो तो आप इनपुट लिखो और उसको किसी वेरिएबल में कैप्चर कर लो। यहाँ पर प्रिंसिपल था, फिर मैं रेट ले लिया। ठीक है, मैंने रेट ले लिया इनपुट, रेट कितना है 12% है, 12% हो गया। ठीक है, अब मुझे इंटरेस्ट निकालना, तो मैं क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, मान लो 1 साल डिवाइड बाई 100। मैंने रन किया और मेरे पास वही एरर आ गई, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप str। मैं स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हमने ऊपर देखा है, ये गलत है, नहीं कर सकते, सपोर्ट ही नहीं करता स्ट्रिंग स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई करने का, तो हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग फिर से लेते हैं, मैंने कहा भाई ठीक है भाई, प्रिंसिपल इक्वल टू इनपुट और फिर प्रिंसिपल इक्वल टू, मुझे इसे इंट में बदलना है तो मैं प्रिंसिपल को ही इंटीजर में बदल देता हूं। ठीक, अब मैंने यहाँ पर 10,000 में 12,000 डालता हूँ। ठीक है, और मैं अगर अब अपने प्रिंसिपल को प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास तुम देखोगे 12,000 आ गया बिना कोट्स, मतलब इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है। इसी काम को मैं एक लाइन में भी कर सकता हूँ, कैसे, प्रिंसिपल इक्वल टू इंट इनपुट, जो भी इनपुट से आए उसे मैंने इंटीजर फंक्शन में पास कर दिया है। इसे हम लोग चेनिंग नहीं कहते हैं, कास्केडिंग कह सकते हो, चेनिंग तो नहीं कहोगे, हाँ कास्केडिंग कह सकते हो, बट ये एक तरीका है कि आप ले सकते हो इनपुट से। अच्छा, मान लो मेरे पास यहाँ पर आ गया, मैंने प्रिंसिपल ले लिया, रेट इक्वल टू मैंने ले लिया इंट इनपुट, और टाइम इक्वल टू मैंने ले लिया इंट इनपुट। ठीक है, 3 लाइनें मैंने ले ली। चलाइए, अब यहाँ पर बॉक्स आया, बॉक्स में मुझे क्या डालना है, बॉक्स में मुझे क्या डालना है, मुझे नहीं पता मुझे क्या डालना है, मुझे प्रिंसिपल डालना था, रेट डालना था, टाइम। अगर मैंने ये कोड नहीं देखा है तो मुझे नहीं पता कि मुझे पहले बॉक्स में क्या डालना था, तो मैं यहाँ रेट डाल दूं, एंटर किया, मेरे पास दूसरा बॉक्स है, उसमें मैंने 12,000 डाल दिया, और टाइम में मैंने कुछ और डाल दिया। अच्छा, ये इनपुट गलत है, ठीक है, टाइम में मैंने कुछ और डाल दिया, तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या डाल रहा हूँ। तो मेरे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जो मुझे बता दे कि आपने क्या डाला है। तो उसी के लिए तरीका है मेरे पास कि मैं इनपुट के अंदर अपनी स्ट्रिंग दे सकता हूँ, इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, और इसको मैंने ले लिया प्रिंसिपल इक्वल टू इंटर। अब जब मैं करूंगा तो यहाँ पर पहले प्रिंट होगा कि ये बॉक्स आपका क्या चीज क्या चीज आपको डालनी है।
आप पूछ रहे यूजर से, ठीक है, अब इसमें प्रिंसिपल डालो। जैसे आप प्रिंसिपल डालोगे वो वापस प्रिंसिपल में आ गया, मैं वापस प्रिंसिपल को प्रिंट करता हूँ और मेरे पास आ जाता है 12,000। स्ट्रिंग में आएगा कि मैंने इसे इंटीजर में नहीं बदला है, तो मैं चाहूँ तो इसे और कॉम्प्लेक्स कर सकता हूँ, बट मैं सिंपल मैं यहाँ पर प्रिंसिपल इक्वल टू इंट प्रिंसिपल कर देता हूँ कि भैया मुझे पता है। हो सकता है कि मैं फ्लोट में भी करूँ, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो आपकी, आपके ऊपर है, आपने कन्वर्जन सीख लिया है। तो इनपुट से हम लेते हैं यूजर से इनपुट, और वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप का होगा और उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी मैं यहाँ पर प्रिंसिपल प्रिंट करता हूँ, मेरे पास को बिना कोड्स के आना चाहिए, ठीक है, मेरे पास प्रिंसिपल आ गया 14,000 बिना कोड्स के। तो ये इनपुट एक जरूरी फंक्शन था जो मैं डिस्कस करना चाहता था। इसके साथ दो और फंक्शन है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक फंक्शन है लेन। ये फंक्शन काम करता है बेसिकली तो सीक्वेंस पे काम करता है, बट अभी के लिए मेरे लिए पास है स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग पे काम करता है कि अगर मैं लेन के अंदर कोई स्ट्रिंग पास करूंगा तो ये मुझे आउटपुट देता है कि उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। कैसे काम करता है मैं देखता हूँ, अभी दिखाता हूँ मैं। कहाँ गए तुम? ये मैंने कर लिया नेम इक्वल टू आशु, ठीक है, आशुतोष, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ लेंथ इक्वल टू लेन ऑफ नेम। मैंने अपना वेरिएबल का नाम इसमें पास कर दिया। लेंथ को मैं प्रिंट करता हूँ, मेरे पास 8 आ गई, 8 कैरेक्टर है आशुतोष में, तो 8 लेंथ आ गई इसकी। तो लेन फंक्शन से मुझे किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाती है, तो कुछ भी दे सकता हूँ इसमें। लेन ऑफ आशुतोष सिंह इज अ गुड बॉय, ठीक है। जितनी भी लेंथ होगी ये अपने आप मुझे बता देगा, इसमें 28 कैरेक्टर्स है। तो ध्यान दो, हाँ लेन फंक्शन जरूरी है। अभी तुरंत रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, लेकिन हाँ बाद में हम लोग लेन का काफी यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग में। वो हम लोग सीक्वेंस पे जब काम करेंगे तब काम करेंगे। अगला फंक्शन जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है प्रिंट। प्रिंट फंक्शन क्या करता है? प्रिंट फंक्शन आपका प्रिंट करता है, इसमें जो भी मैं इनपुट दूंगा प्रिंट्स द वैल्यू ऑफ इनपुट, ठीक है। अभी तक हम लोगों को जो प्रिंटिंग कर रहे थे, जितनी भी हमने पिछले प्रिंटिंग करी है, तो हमेशा हमने अपने जुपिटर सेट की लास्ट लाइन में लिखा है तभी वो प्रिंट हो रहा है। अगर मैं लास्ट लाइन में सिंपल वेरिएबल का नाम नहीं लिखता हूँ तो वो प्रिंट नहीं करता है। यहाँ पर अभी मैं बीच में भी कर सकता हूँ, ऐसे मैंने लिखा नेम इक्वल्स टू आशु, प्रिंट नेम, एज इक्वल्स टू 10 और एज। तो यहाँ पर मेरा 2 बार प्रिंट होगा, पहले नेम प्रिंट होगा फिर एज प्रिंट होगी, क्योंकि एज लास्ट लाइन में है इसलिए प्रिंट होगा। यहाँ पर मैंने प्रिंट फंक्शन नहीं यूज किया है, मैंने खाली सिंपल दे दिया, तो वो जुपिटर सेल की प्रॉपर्टी की वजह से प्रिंट हो रहा है। बट अगर मुझे मेरे पास 4-5 लाइनें लिखी हैं, उसमें से मुझे किसी बीच की लाइन में प्रिंट करना है, तो मैं यूज करूंगा प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन के 2-3 वेरिएशन है, जैसे माई नेम इज, और कॉमा लगा के मैं वेरिएबल का नाम दे सकता हूँ। सॉरी, आशु नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, नेम नाम का वेरिएबल है। तो माई नेम इज आशु, ये देखो प्रिंट हो गया। ये इसने स्पेस, लास्ट में जो भी स्पेस है उसी के आगे, तो ये एक तरह से ऐड कर रहा है। जो हम लोगों ने 2 स्ट्रिंग को ऐड करने की काम किया तो ये वही कर रहा है। आप यहाँ पर एज भी दे सकते हो, तो माई नेम इज, तो वो जो भी वैल्यू होगी उसको वो प्रिंट कर देगा। अब मुझे इसके आगे करना है कि ये दोनों चीजें प्रिंट करनी है कि भाई माई नेम इज कॉमा नेम कॉमा एंड माई एज इज कॉमा एज। तो मैं चाहे जितने उतने ऐड कर सकता हूँ, तो ये मेरा वेरिएबल के साथ प्रिंट करते चलेगा। माई नेम इज आशु एंड माई एज इज 10, ठीक है। एक okay. तो ये था प्रिंट फंक्शन का काम। तो प्रिंट भी होना पता होना चाहिए, आगे हम लोग कई बार प्रिंट यूज करेंगे तो हम लोग कर लेंगे। लास्ट चीज जो है, जैसे मैं इसी को यूज करता हूँ, एक चीज जो ज्यादा पढ़ाई नहीं जाती है बट मैं बताना चाहता हूँ, वो है कमेंट्स। कमेंट्स आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। कमेंट्स आप अपने लिए नहीं लिखते हो, कमेंट्स आप उसके लिए लिखते हो जो आपका कोड पढ़ेगा। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स होते हैं नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड।
तो नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड क्या है, जो एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन इसको हम इसके अंदर मतलब नॉन एग्जीक्यूटेबल यू कैन से कुछ नहीं, नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड ही ठीक है। हाँ, तो होता क्या है, कमेंट्स क्या होते हैं कि जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, अभी तो बहुत सिंपल है, तो मैं सिंपल एक हैश, पाउंड सिंबल भी कहते हैं, हैश कहते हैं, जो कह लो, एक हैश के साथ मैं कमेंट दे सकता हूँ। जैसे मैं लिख दूंगा कि यहाँ पर आई एम क्रिएटिंग अ वेरिएबल नेम, नेम, ठीक है, और फिर मैं लिख दूंगा आई एम प्रिंटिंग अ वेरिएबल, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास प्रिंट वही, काम वही हुआ जो मेरे पास पहले भी हो रहा था, नेम वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसकी वैल्यू प्रिंट हुई, एज वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसकी वैल्यू प्रिंट हुई। ये कमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसका कोई हमारे प्रोग्राम के ऊपर, कोई हमारे कोड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये हमें बताता है कि आप क्या कर रहे हो कोड में। अभी तो हम लोग जुपिटर में काम कर रहे हो, तो हम लोग को जो भी काम करना होता है अपनी मार्कडाउन सेल में लिख देते हैं हम, लेकिन यहाँ पर हम लोग कमेंट, अगर आप जुपिटर में काम नहीं कर रहे हो तो हम लोग कमेंट्स यूज करते हैं। कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे जब हमारा कोड कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, जब कोड बढ़ता चला जाएगा, तो हम कमेंट्स को यूज करते हैं कि बताने के लिए कि हम अपने कोड में क्या कर रहे हैं। हैश जो है वो एक सिंगल लाइन कमेंट है, मैं नेक्स्ट लाइन से इसमें नहीं जा सकता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा एंड देन असाइनिंग एज, तो ये मुझे एरर थ्रो कर देगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन है और ये लाइन इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर सिंटैक्स कुछ गड़बड़ है, तो मुझे यहाँ फिर से हैश करना पड़ेगा। कई बार हम चाहते हैं कि हम बार बार हैश, मान लो भाई मेरा 25 लाइन का कमेंट है, मैं कितनी बार हैश यूज करूंगा, तो वहां पर हम हैश नहीं यूज करते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, ट्रिपल कोट, और इसके बाद यूज करने के बाद हम एंड देन असाइनिंग अ क्रिएटिंग एन एज वेरिएबल। अब देखो, अब मेरे साथ ये चलेगा बिना धड़क के। तो अगर आपको मल्टी लाइन यूज करो कमेंट्स, तो आप यूज करो ट्रिपल कोट्स को। बट यहाँ पर बात क्या आती है, क्या ट्रिपल कोट तो स्ट्रिंग के लिए होता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए, तो हाँ, तो आप यहाँ पर एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग ही क्रिएट कर रहे हो, बट आप क्योंकि किसी वेरिएबल में असाइन नहीं कर रहे हो, तो ये पाइथन इसको बनाकर इग्नोर करके छोड़ देगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जब भी मल्टी लाइन कमेंट्स यूज करना होता है, तो हम एक बिना वेरिएबल बनाकर, बिना स्ट्रिंग का वेरिएबल, स्ट्रिंग का वेरिएबल तो बनाते हैं लेकिन उसे किसी चीज को असाइन नहीं करते हैं, तो हमारा एज अ मल्टी लाइन कमेंट्स की तरह यूज होता है। कमेंट्स हम लोग धीरे धीरे काम करेंगे, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स चलते जाएगा तो मैं खुद ही अपने कोड में कमेंट्स यूज करता रहूंगा। ओके, तो ये तो थे आज के कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो होमवर्क में था, कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ऑपरेटर्स एंड विच आर वैल्यूज, तो ये आप बता सकते हो, हम लोगों ने जितने ऑपरेटर्स देखे हैं, कौन इसमें से वेरिएबल है और कौन स्ट्रिंग है। ये भी हमने देखा, नेम 3 डेटा टाइप्स हम जानते हैं कौन से हैं, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ, व्हाट डू ऑल एक्सप्रेशंस डू, वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। दिस इंट्रोड्यूस असाइनमेंट्स लाइक स्पैम इक्वल टू 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सप्रेशन एंड अ स्टेटमेंट, थोड़ी सी हमने बात करी थी। व्हाट इज द वेरिएबल बेकन कंटेन ऑफ द फॉलोइंग कोड, बेकन इक्वल टू 20 और बेकन प्लस 1, तो ये है। सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा, मैं इसका वीडियो बना के डाल दूंगा क्या क्वेश्चन थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्पैम प्लस स्पैम स्पैम और स्पैम इनटू 3, हमने दोनों चीजें देखी हैं क्या करती हैं। वाई इज एक्स अ वैलिड वेरिएबल नेम वाइल 100 इज इनवैलिड, ये भी हमने बात किया कि वेरिएबल के नेम कैसे होने चाहिए। व्हाट 3 फंक्शंस कैन बी यूज्ड टू गेट इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट एंड स्ट्रिंग वर्जन ऑफ अ वैल्यू, आज हम लोगों ने देखा है। व्हाई डज दिस एक्सप्रेशन कॉज एन एरर, हाउ कैन यू फिक्स इट, आई हैव ईटन प्लस 99 प्लस बरीटोस, ये भी हमने देखा है क्यों हो रहा है, हम बेसिकली एक इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, और सर्च पाइथन डॉक्यूमेंटेशन फॉर लेन, तो ये बेसिक, अभी खाली बेसिक अंडरस्टैंडिंग चल रही है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वेरिएबल कैसे बनता है, डेटा टाइप्स क्यों बनता है। और यहाँ पर मैं इतनी डिटेल में सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अभी हमें रेंगना है, अभी हमें रेंगना है, खाली रेंग रेंग के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये करने के बाद आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप पाइथन का कोड पढ़ लो। जैसे यहाँ पर कोड लिखा है तो आप पढ़ लो कि नेम इक्वल टू, अच्छा मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया है, उसमें आशु डाल दिया, एक एज बनाया, उसमें 10 डाल दिया, यहाँ मैं प्रिंट कर रहा हूँ। आप कोड पढ़ने लग जाओ, जब आप कोड पढ़ने लग जाओगे, जब आप कोड लिखोगे, आप किसी और का कोड देखोगे तो आप उसे फिर से पढ़ोगे, आप उसे पढ़ के समझ में आएगा। अभी हम खाली समझना चाह रहे हैं,
कोई जरूरत नहीं है तुरंत चल के मशीन लर्निंग करने लग जाओ, कोई जरूरत नहीं है नंपाई पेंडास में कूद जाओ। कोड में आपको कोड समझने में एक लाइन की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आप कोड समझने लगोगे तो बाकी सब सिर्फ बच्चों का खेल है। उसमें खाली प्रैक्टिस चाहिए आपको कि अच्छा ठीक है ये काम ऐसे करते हैं, गूगल पे सर्च किया काम कर दिया। बट वो पता होने करने के लिए कि ये काम कैसे करते हैं, जहां पर लिखा होगा वो कोड पढ़ने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने 2 दिन लगा दिया खाली डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स और कुछ बेसिक फंक्शंस पर। और यही एक रीजन है कि थोड़ा टाइम लगा, लेकिन रेंगो, कोई दिक्कत नहीं रेंगने में। जब रेंगने में एकदम माहिर हो जाओगे तब दौड़ने भी लग जाओगे। बच्चा दौड़ने नहीं लगता है पहले, वो 3 महीने 6 महीने 1 साल तक खाली धीरे धीरे ही चलता है। ठीक है, ये कोडिंग आपको रट जानी चाहिए, सोचना नहीं है, बस पढ़ते जाओ लिखते जाओ, पढ़ते जाओ लिखते जाओ कि यहाँ पर अच्छा वेरिएबल बन रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्या एरर आ सकती है, क्या एरर नहीं आ सकती है। कोई आपसे पूछेगा अच्छा यार यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप सीधे कोड पढ़ के बता दो कि हाँ ये कुछ काम हो रहा है। तो ये था। इसके नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जब यूट्यूब पर आएगा तो उसमें नीचे अच्छा इसी में मैं इसी नोटबुक में मैं असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगा। 2 क्वेश्चन है सिंपल, वो आप कर सकते हो इतना पढ़ने के बाद, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल से वो क्वेश्चन करो, देखो कर सकते हो, कहीं और से कर रहे हो तो कहीं और से भी करो, करते रहो, बस मेहनत करते रहो, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही थी, 50 मिनट हो गया है, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं हम लोग, लेकिन मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूँ, कहीं पर कुछ रह जाए। ओके, कल हम लोग कंट्रोल फ्लो पढ़ेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट, व्हाइल लूप, फॉर लूप, जहां तक हो पाएगा वहां तक देखेंगे। अभी धीरे धीरे ही चलेंगे, बाद में हम लोग दौड़ेंगे, क्योंकि बाद में हमें खाली कोड पढ़ना है और कोड को यूज करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास इज ऑन कंट्रोल फ्लो, इफ एल्स, व्हाइल लूप, फॉर लूप, एक रेंज फंक्शन भी देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग फंक्शंस पर आ जाएंगे कि फंक्शंस कैसे लिखते हैं।